हाय एवरीवन। मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल केआईआईटी सेंटर पर। पिछली वीडियो में हमारे 3 केस स्टडीज रह गई थी, तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मैंने 3 केस हैं हमारे 9th क्लास की बुक के अंदर, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो पहला जो केस आता है वो होता है एक मिलिट्री कूप, मतलब सैन्य तख्तापलट से रिलेटेड है पाकिस्तान का। वो है जनरल परवेज मुशर्रफ से जुड़ा हुआ होगा भी, तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो हुआ क्या था, सीन था क्या, है ना, इधर से समझते हैं थोड़ा। पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ 1999 से 2008 तक का क्या सीन था, ध्यान से समझते हैं। कि पहले तो मिलिट्री कूप मतलब होता है सैन्य तख्तापलट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मतलब अचानक से, कि जो भी 5 इयर्स का टाइम पीरियड है वो भी पूरा नहीं हुआ और अचानक से प्रेसिडेंट को, मतलब कुछ भी कह लो, किसी साजिश के चलते मार दिया या फिर उन्हें हटाकर कोई और प्रेसिडेंट बन जाए। तो मतलब पाकिस्तान में यही हुआ था कि 1999 में हर बार प्रेसिडेंट को मारने की बात नहीं होता, बस यही कि अचानक से हटाकर किसी और को प्रेसिडेंट बनाता था, उसे तख्तापलट कहते हैं। ठीक है। तो 1999 में हुआ ये था कि एकदम अचानक से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, या उनकी भाषा में कह लो तो वज़ीर आज़म, जनरल परवेज़ मुशर्रफ बने थे। अब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक 4 स्टार जनरल थे पाकिस्तानी मिलिट्री के। तो हुआ क्या था, उनके बनने में समस्या क्या थी या फिर बनने के बाद चीज़ें हुई क्या? तो पहले तो वो अपने टाइम पे एसएसजी कमांडो भी थे, बट आगे चल के उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर सँभाली, तो वो चीज़ थोड़ा समझते हैं। तो हुआ कि ये था कि सैन्य तख्तापलट होने के बाद 2002 में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बदली पाकिस्तान में, ठीक है? जैसे कि इधर लिखा भी है, 2002 रेफरेंडम एक्सटेंडेड मुशर्रफ्स प्रेसिडेंसी डिस्पाइट वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म फॉर इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अलाउड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट एक्सपेंडेड प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक बैलेंस। मतलब यही था कि उन्होंने संविधान या फिर जो जितनी भी आलोचना उनकी की जा रही थी, मतलब कोई इलेक्शन वगैरह नहीं कराया, बिना इलेक्शन के वो प्रेसिडेंट हो गए। और फिर इन सारी आलोचना होने के बावजूद भी वो कुर्सी पर बैठा पाकिस्तान की, और फिर उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव किए संविधान में भी, और एक वक़्त पर उन्होंने इधर लिखा भी है, उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर 2007 में पूरी ज्यूडिशरी ही ख़त्म कर दी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का उसे भी अबैंडन, मतलब कि कैद कर लिया। कैद करने का मतलब यही है कि संविधान है रखा हुआ, लेकिन वो नाम का है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ संविधान के हिसाब से चलने वालों में से नहीं थे। ठीक है? उन्होंने अपनी ही चीज़ें देखी। तो हुआ क्या, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म कर दिया पाकिस्तान का, तो चीज़ें हुई क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स ये थी कि मिलिट्री इंटरफेरेंस में ये हो गया कि हर चीज़ जो सिविलियंस के लिए था, उनके लिए कोई भी राइट्स फिर बचा नहीं था। मतलब यही था कि कोई भी बंदा अगर कोई काम करेगा देश के अंदर, तो वो मिलिट्री, या तो मिलिट्री की मर्ज़ी से करेगा या उनके डर से करेगा, मतलब अपनी खुद की आज़ादी तो थी नहीं। फिर और आगे बात करते हैं। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, इलेक्शंस अंडर मुशर्रफ वर मेड बाय रिगिंग एंड सप्रेशन, कास्टिंग डाउट ऑन देयर लेजिटिमेसी एंड फेयरनेस। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का मतलब यही है कि मिला-जुला के जो भी इलेक्शंस वगैरह होते थे, कि अगर उनकी जगह पर कोई, मान के चलिए अगर इलेक्शन होते हैं और अगर परवेज़ मुशर्रफ नहीं है कुर्सी पर, मान के चलिए, तो फिर बैठता। तब भी एट द एंड जो भी लेजिस्लेचर है, जो भी पार्लियामेंट है ना? वहाँ पर भी परवेज़ मुशर्रफ की ही चलती थी, मतलब आखिरी फैसला परवेज़ मुशर्रफ ही करते थे, चाहे वो कुर्सी पे हो या ना हो, ठीक है? तो मिला-जुला के बात ये थी कि मतलब मिलिट्री रूल था पूरा का पूरा, ठीक है? सिविल लिबर्टीज़ कर्टेलमेंट वो तो होना ही था कि जब कोई ज़बरदस्ती राजा बनेगा किसी जगह का, तो प्रजा की सुनेगा कौन? तो वही वाली बात की। सिविल लिबर्टीज़ मतलब कि फ्रीडम जो था लोगों का, वो भी पूरे तरीके से ख़त्म, क्योंकि जब संविधान ही उन्होंने एक तरफ को फेंक रखा है और अपनी वो चला रहे थे पूरे देश में, तो ये चीज़ तो होनी थी। और फिर उसके बाद जुडिशरी वीक नहीं, हाँ, तो वो जो न्याय वाली बात थी, जब चीफ जस्टिस को हटा दिया तो जुडिशरी वीक क्या पूरी तरीके से ख़त्म ही मान के चलिए। तो मिला-जुला के करता-धर्ता जो थे पाकिस्तान के, वो परवेज़ मुशर्रफ थे, और वो बिना किसी की सुने अपने फैसले खुद लेते थे। तो यही चीज़ें हुई। 2008 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो अलग बात है, बट ये जो कुछ साल गए थे वो एक डिक्टेटरशिप में काटे थे पाकिस्तान में, ठीक है? जहाँ पे केवल मिलिट्री की चलती थी। तो परवेज़ मुशर्रफ के अंडर देश ऐसा था कि वहाँ पर इलेक्शंस तो हो रहे थे मुशर्रफ के बाद भी, बट मिला-जुला के बात ये थी कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग
मुशर्रफ की सुनते थे, अगर कोई फ़ैसला लेना है तो आखिरी फ़ैसला मुशर्रफ का होता था। तो वो वाली बात है, तो केस स्टडी यही बताती है। फिर आगे बात करते हैं चाइना की, तो द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, उसमें वो एक वन पार्टी रूल था, उसके अंदर थोड़ा देखते हैं। पहला इधर पढ़ लीजिए, द अनब्रोकन सीसीपी अथॉरिटी। 1949 the CCP monopolized political power by operating without electoral competition और opposition parties। 1949 तक 1949 तक सीसीपी बिना किसी इलेक्शन के अच्छा खासा राज करा करते थे चाइना पे, और बहुत कुछ सही चल रहा था। मगर आगे चल के जब इलेक्शंस वगैरह की बात हुई तो सीसीपी ने कुछ चीज़ें ऐसे अजीबो-गरीब करनी शुरू करी कि मिला-जुला के उन्होंने, शॉर्ट में समझते हैं, कि एक नेशनल पीपल कांग्रेस नाम की पार्टी थी, और उसमें उन्होंने ये करा कि इलेक्शंस वही पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ सकती हैं, या तो वो खुद सीसीपी हो, हुँ? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ, या तो वो खुद सीसीपी हो, अदरवाइज़ सीसीपी से ही जुड़ी हुई कोई भी पार्टी को, ठीक है? तो मिला-जुला के बात ये थी कि हर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंटली कोई पार्टी नहीं बना सकता था, और अगर बनाता भी है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए उसे सीसीपी की परमिशन चाहिएगी। तो वो वाली बात हो जाती है। तो मतलब मिला-जुला के तो यही हो गया ना कि चित भी हमारी, पट भी हमारी, कि मतलब सीसीपी जीते या इससे जुड़ी हुई कोई और पार्टी जीते, हर तरफ से तो जीत इसी की थी। तो ये वाली बात हो रही थी चाइना के अंदर, ठीक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल कंट्रोल, तो मिला-जुला के जब अ, एक ही पार्टी रूल होने लग गया, वन पार्टी रूल, मतलब यही है कि किसी और पार्टी को वो इलेक्शन लड़ने नहीं देगा। तो मिला-जुला के यही हुआ कि वही डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाती है, क्योंकि फिर उसे कोई रोकने वाला है नहीं। हमारे भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर भी है, और अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता है तो अपोज़िशन होती है उधर रोकने के लिए, बट इधर कुछ भी ऐसा नहीं था। अब आगे बढ़ो, कॉन्फ्लिक्ट समझ लीजिए। हाँ, यही था कि पहले तो नो पॉलिटिकल प्लेयरिज़्म, मतलब द एब्सेंस ऑफ अपोज़िशन पार्टी, वही वाली बात जो मैंने अभी बताई, कि जब कोई अपोज़िशन पार्टी नहीं होगी, तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है, वही वाली बात है। मीडिया सेंसरशिप का मतलब है कि सीसीपी पूरी तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर रहा था, कि सीसीपी के खिलाफ कोई भी चीज़ अखबार या न्यूज़ में छापी ना जाए। तो मतलब यहाँ पर खत्म हो गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या चल गया? यहाँ पर खत्म हो गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिक डिबेट। मतलब कि अगर न्यूज़पेपर कुछ छापता तो लोग उस पर बातचीत करते, बात वगैरह करते तो कोई नया समाधान निकालते। लेकिन उन्होंने कोई भी बात बाहर निकलने नहीं दी, तो क्या समाधान निकालें? रिस्ट्रिक्टेड सिविल सोसाइटी का मतलब यही है कि लोगों के पास फिर आज़ादी नहीं है, और अपने हिसाब से कोई फ़ैसला ले भी नहीं सकते। ये लिखा हुआ है, असेंबली एंड एसोसिएशन फ्रीडम्स आर टाइटली रेगुलेटेड, मतलब वही है कि असेंबली नहीं बना सकते, एसोसिएशंस नहीं बना सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, और अगर बनाते भी हो, इलेक्शन लड़ने के लिए फिर से सीसीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मिला-जुला के तो बात ये है, और सीसीपी अ, ऐसे तो परमिशन दे नहीं देगी, उसकी भी अपनी शर्तें होंगी, तो वही वाली बात हो जाती है। फिर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ थे, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ फिर यही वाले थे, माइनॉरिटीज़ को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है? पॉलिटिकल प्रिज़नर्स, और भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो जब वन पार्टी रूल होता है, तो राइट्स की तो हम बात नहीं करते कुछ, ठीक है? वही वाली बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मेक्सिको इंस्टीट्यूशनल, हाँ, ये बेहतरीन है। पीआरआई ने तो हद ही कर दी थी मतलब। पीआरआई का सीन कुछ ऐसा था, पहला लॉन्ग स्टैंडिंग पीआरआई रूल 1929 से 2000 तक पीआरआई ने इफ़ेक्टिवली, मतलब अच्छे से कंट्रोल किया पूरा मेक्सिको को, और ढंग से किया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चल के फिर वही इलेक्शंस वगैरह हुए, तो इलेक्शंस वगैरह भी पीआरआई कंट्रोल कैसे करता था, या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी वो ऐसे करता था। पीआरआई पूरे मेक्सिको को डोमिनेट करता था, पहली बात तो। और फिर और बात की जाए तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पीआरआई के लोग होते थे, तो मतलब उन्होंने इस तरीके से चीज़ें कर रखी थी कि स्कूल्स में जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पीआरआई को वोट देंगे सब पेरेंट्स, ये वाली बात थी, ठीक है? जो भी ऑफ़िसेज़ में थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब पर थे, ठीक है? या फिर जो भी एम्प्लॉइज़ हुआ करते थे, है ना? प्राइवेट सेक्टर्स में भी, तो उन लोगों को पीआरआई से जुड़ी हुई सभी अ, मीटिंग्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, कंपल्सरी कर रखा था। तब पीआरआई पूरा मैनिपुलेट करा करती थी, और एट द एंड अगर पीआरआई कभी भी हारती हुई भी दिख रही है, तो वो एंड वक़्त पर वो जो वोटिंग बॉक्स होता है वो लेकर गायब हो जाते थे, या उसे पोलिंग पोलिंग बूथ कहते हैं, सॉरी।
पोलिंग बूथ को ही ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर शिफ्ट कर देते थे। तो मतलब सरेआम बेईमानी चल रही थी, ये वाली बात है। तो इधर लिखा भी है, इट वाज़ अ परफेक्ट डिक्टेटरशिप कि मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं जो करना है, ठीक है? वो कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं मान रहे हैं और फेयर कॉम्पिटिशन तो छोड़ो, अपने हिसाब से सब कुछ करे जा रहे हैं यहाँ पर। इधर लिखा भी है हाँ, एक सिस्टमैटिक मीडिया कंट्रोल, वही वाली बात है कि मीडिया को कंट्रोल करना कि पीआरआई के बारे में कुछ भी बुरी बात नहीं छपेगी, ठीक है? वही वाली बात है, जो छापेगा उसे सज़ा मिलेगी, वही वाली बात हो जाती है। डेमोक्रेटिक ट्रांज़िशन, तो वही वाली बात है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी पीआरआई अपने हिसाब से चीज़ें देख रहा था कि कितनी पार्टीज़ आ जाएँ, अंत में जीतना तो मुझे ही है, ठीक है? तो ये जो केस स्टडीज़ है ना, हाँ, इधर देख लेते हैं थोड़ा वही डेमोक्रेटिक डिफेक्ट्स, ठीक है? इलेक्टोरल फ्रॉड, करप्शन, अ, चलिए हम ऐसे ही खुद ही बता देते हैं कि इलेक्टोरल फ्रॉड तो समझ में आ रहा है कि बेईमानी करना, धांधलेबाज़ी करना पीआरआई के काम थे उस समय पर। फिर करप्शन एंड पैट्रोनेज, मतलब ये है कि पब्लिक रिसोर्सेज वर डाइवर्टेड फॉर पॉलिटिकल गेन एंड एनरिचिंग क्लाइंटलिज्म एंड वीकिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक रिसोर्सेज थे उन्हें अपने अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा था अपने फ़ायदे के लिए, और तो और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ ट्रांसपेरेंसी से होता है। तो जो सरकार क्या कर रही है वो लोगों को नहीं बताया करती थी, बस लोगों को वो जोर देते थे कि वो उन्हें ही वोट दें। आगे बढ़ते हैं। अथॉ अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस, हाँ, मतलब समझ लो वर्ड बड़ा बेहतरीन। डिसेंट वाज सप्रेस्ड एंड अपोजिशन वॉइसेस मार्जिनलाइज्ड लिमिटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम्स। हाँ, वही बात है कि जो अपोजिशन थे उनको ये बोलने नहीं देते थे। चाइना में अपोजिशन नहीं थी ही नहीं, इसमें थी। तो पीआरआई अपने हिसाब से देख रही थी, तुम्हें पता ही है, देखा है, ठीक है? इसकी अपनी ही ट्रिक्स होती थी, मतलब जितने भी हथकंडे ये अपना सकते थे जीतने के लिए, है ना? सामने वाले की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए पूरे करते थे। ठीक है? ये क्या तरीका था पोलिंग बूथ को ही गायब कर देना, और लोगों को फ़ोर्स करते थे, बताया मैंने कि पीआरआई को ही वोट दें। और फिर यही बात आ जाती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो होगी ही, ठीक है? तो वही बात है, होगी ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ज़बरदस्ती वोट्स ही चाहिए, तो सरकार क्यों बताएगी कि वो क्या करने वाली है, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस लोगों का काम है कि वो वोट दें, मगर वोट दें केवल पीआरआई के। वोट इधर ही जाना चाहिए, और अगर आप नहीं देते हो तो पोलिंग बूथ इधर से उधर करके हम खुद ले लेंगे वोट को। ठीक है? तो ये जो बेटा केसेज़ हैं वो इसलिए बताए गए थे, ये 3 केसेज़ इसलिए बताए गए हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब खाली इलेक्शन करना नहीं होता, ठीक है? तीनों ही केसेज़ में इलेक्शंस हो रहे थे, मुशर्रफ में भी हो रहे थे। मुशर्रफ तो ये वाला खेल खेल जाते थे कि मतलब कि चलो अगर मैं अभी सीट पे से नहीं हूँ और मैंने दूसरे बंदे को बैठा दिया है, तो सीन ये हो जाएगा कि अगर वो कोई फ़ैसला ले रहा है, तो उस फ़ैसले को लेने से पहले मुझसे पूछ लेगा एक बार। ठीक है? आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा अगर मैं परवेज़ मुशर्रफ हूँ तो, ठीक है? कंपैरेटिव एनालिसिस लेसन ऑफ डेमोक्रेसी, ख़ैर इधर छोड़ना, चल बता देते हैं। ईच सिस्टम एग्ज़िबिटेड अथॉरिटेरियन कंट्रोल्स, मिलिट्री रूल पाकिस्तान, वन पार्टी रूल इन चाइना एंड हैज़ हेजेमोनिक पार्टी कंट्रोल इन मेक्सिको। तो ये बता रहे हैं कि हर सिस्टम के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि हमने मिलिट्री रूल देखा पाकिस्तान के अंदर, है ना? वन पार्टी रूल देखा चाइना के अंदर, फिर बेईमानी देखी मेक्सिको के अंदर। तो इन तीनों में इलेक्शंस तो भैया हो रहे हैं, जैसा कि डेमोक्रेसी में आप बोलते हैं इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन ये 3 केसेस बेटा इसलिए बताए गए आपको कि आप ये बताइए कि इलेक्शन होना काफ़ी हो जाता है क्या? इलेक्शन तो इधर भी हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इधर लोगों को अधिकार होगा अपनी बातें बोलने का? नहीं होगा। कि डेमोक्रेसी का मतलब, जो आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हैं? व्हाई इज़ डेमोक्रेसी? वही वाली बात है ना? तो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब वोट देना, वोट लेना नहीं होता। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सिविल लिबर्टी, सिविल रिस्पेक्ट्स वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे खाली इलेक्शंस इलेक्शंस की बात होती, तो ये भी तो अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे इलेक्शन चल रहे हैं। मेक्सिको इतना बेहतरीन इलेक्शन करता है, वहाँ पे जीत पक्की है अगर आप पीआरआई से हो तो, ये वाली बात हो जाती है। तो ये 3 केस स्टडीज़ इसलिए बताई गई थी क्योंकि खाली इलेक्शंस का मतलब नहीं है। तो फिलहाल इस लेसन में इतना ही, पढ़ते रहिए, बेहतरीन रहिए, और हाँ, वही सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। ये चैप्टर खत्म यहाँ पर ओवर। केस स्टडीज़ देख ली, इससे पहले वाले में पूरा डेमोक्रेसी पढ़ लिया था। अगला चैप्टर जो होगा वो देखते हैं कौन सा है, सोच रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ही करा दूँ, ठीक है? जो नया वाला ऐड हुआ है तो वही करते हैं, ओके? सो तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।